नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि जो सिपाही थे, सैनिक थे, जबरन लाल किले में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, यानी 1857 का एक तरह से नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ये कहा गया है कि बूढ़े बादशाह, यानी इस समय तक बहादुर शाह जफर थे, एक तरह से वृद्ध हो गए थे, और जब सिपाहियों ने, सैनिकों ने उनके सामने मांग रखी कि आप क्रांति के नेता बनिए, तो उनको ये मांग माननी पड़ी, है ना। और उन्होंने देश भर के मुखिया, देश भर के जो देसी रियासतों के जो शासक थे, है ना, नवाब थे, है ना, उनको एक तरह से चिट्ठी लिखी और ये आह्वान किया कि अंग्रेज़ों से हमको लड़ना है ना, और हमको सब एक संघ बनाना है। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए, यानी ये जो कार्य उन्होंने किया था, इसके परिणाम भी बहुत कुछ काफ़ी मात्रा में सामने आए। देखिए, अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था, यानी जब अंग्रेज़ों की हमारे यहाँ पर शासन सत्ता नहीं थी, उससे पहले हमने देखा मध्यकालीन भारत में एक तरह से मुगलों का हमारे यहाँ पर शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े जो थे, मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे, यानी मुख्य रूप से शासन किसका था? मुगलों का। लेकिन जो छोटे रजवाड़े और रियासतें थी, वो मुगल बादशाह के नाम से ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। यानी उनको ऐसा लगा, वो एक तरह से ब्रिटिश जो शासन था उससे भयभीत हुए थे, डरे हुए थे, और उनको ऐसा लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा से हमारे देश के शासक बन जाएं, शासन ये स्थापित कर लें, तो इनके आधिपत्य में, इनके अधीन हमको शासन चलाना और बहुत आरामदायक हो सकता है। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, यानी क्रांतिकारियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा जो घटनाएं की गई, इनकी अंग्रेज़ों को कतई उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। जब उन्हें एक तरह से क्रांतिकारी का नेता चुन लिया गया, बहादुर शाह जफर को, तो सैनिकों का उत्साह और अधिक बढ़ गया। ठीक है, इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। देखो, आगे देखते बगावत फैलने लगी, है ना। अगला जो बिंदु है, बगावत धीरे धीरे फैलने लगी, विद्रोह धीरे धीरे फैलने लगा। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, यानी एक तरह से दिल्ली से अंग्रेजों का शासन समाप्त कर लिया, है ना। जाहिर है, खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। यानी सैनिकों, सिपाहियों के विद्रोह के साथ साथ जो आम जनता थी, कृषक वर्ग था, शिल्पी जो वर्ग था, इस तरह से सब जो किसान और गांव के जो लोग थे और बगावत के रास्ते पर, क्रांति के रास्ते पर चलने लगे, सैनिकों का साथ देने लग गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे, कानपुर के पास रहते। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, यानी कहाँ से? कानपुर शहर से जो अंग्रेज जो सैनिक थे उनको भगा दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं, यानी उनके अंडर में, उनके देख रेख में क्या हैं? गवर्नर हैं।
लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। आगे देखते हैं, ब्रिजिस कदर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडल क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। यानी देश में चारों कोनों में चारों तरफ एक तरह से विद्रोह की भावना सुलग उठी। ठीक है, सैनिक सुलग उठी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई, यानी भारतीय सैनिकों के द्वारा उनको हराया गया। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। यानी मुख्य रूप से केंद्र कहाँ बताया गया है? अवध। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों को भय को व्यक्त किया। यानी उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा और उसमें क्या कहा, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि सैनिकों के साथ साथ जमींदार जो वर्ग है, कृषक वर्ग जो है, वो भी विद्रोह में खड़ा हो गया है। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। ठीक है, दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया। महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यानी एक विस्तृत रूप में ये क्रांति ने अपना वर्चस्व दिखाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कंपनी का पलटवार। जब 1857 की क्रांति बहुत अपने जोर शोर पर थी, है ना, अपनी चरम सीमा पर थी, तो अंग्रेजों के द्वारा देखिए क्या पलटवार यहाँ पर किया गया। इस उथल पुथल के बावजूद, यानी इस क्रांति के बावजूद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, यानी सैनिक मंगवाए गए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। यानी जहां अधिक विद्रोह की भावना सुलग रही थी, वहां पर सैनिकों के द्वारा हमला किया गया। ठीक है, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। यानी एक तरह से बहादुर शाह जफर था, उसके साथ अंग्रेजों ने बहुत क्रूर व्यवहार किया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। अगर हम ये बात नहीं माने, ऐसा नहीं था कि जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो उसके साथ ही विद्रोह का खात्मा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे, यानी क्रांति की ज्वाला सुलगती रही। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। यानी पूरी तरह से इस विद्रोह को शांत करने के लिए, इस लड़ाई को शांत करने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है, मार्च 1858 में
लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई यानी हार हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। यानी एक तरह से धीरे धीरे जो क्रांति के जो केंद्र थे और वो ख़त्म होते जा रहे थे। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। यानी एक समय वो था जब विद्रोहियों को धीरे धीरे सफलता मिल रही थी तो उनका उत्साह बढ़ता गया, और अब ऐसा समय आ गया जब विद्रोहियों को सफलता मिल रही है तो भारतीयों की एक तरह से हिम्मत हार होने लग गई। उनका जो एक तरह से उत्साह था वो टूटने लग गया, हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। यानी उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे नियम लगाए जिससे वो भारतीय लोगों का विश्वास जीत सकें। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। यानी जो उनके वफादार थे उनके लिए इनामों का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। यानी जो ज़मीनें कंपनी के द्वारा हथिया ली गई थी उनको वापस देने का ऐलान कर दिया गया। ठीक है, जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ी की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए, एक तरह से केस चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये था अपने 1857 की क्रांति का एक तरह से स्वरूप। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला बिंदु है विद्रोह के बाद के साल, यानी 1857 की विद्रोह के जो बाद का जो समय था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए इधर एक चित्र दिया हुआ है और चित्र में क्या है, अंग्रेजी टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखिए किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है। यानी कलाकार कौन था, ये चित्र बनाने वाला है ना। विद्रोह के बाद के साल यानी 1857 की क्रांति या विद्रोह के बाद का जो समय था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। यानी हमने पहले पढ़ा था कि इससे 2 वर्ष बाद यानी लगभग 2 वर्ष उनको एक तरह से दोबारा से स्थिति को नियंत्रण में नाले में लग गई। तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित हैं। यानी अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ लगाई गई, कौन कौन से बदलाव यहाँ पर शुरू किए गए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यानी जो यहाँ पर पहले शासन ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन था, तो उससे अधिकार छीन लिए गए और सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में, ब्रिटिश ताज के हाथ में सारे अधिकार दे दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, है ना। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यानी जो शासन पहले कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता था, अब वही शासन ब्रिटिश ताज के द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये था एक बदलाव। और नंबर दूसरा देखिए, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा।
उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, यानी अपना स्वामी किसको माने, ब्रिटेन की रानी को। ठीक है, इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। अगला देखिए, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों का संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अंग्रेजों के द्वारा ये फैसला लिया गया कि जो ये हमारी सेना है ना, एक तरह से सैनिक हैं, इनमें भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया जाएगा और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनको आशंका थी कि अगर हम भारतीय सैनिकों का अनुपात नहीं कम करेंगे तो ऐसा विद्रोह दोबारा से जन्म ले सकता है। इसलिए उनकी संख्या घटाने पर इन्होंने बल दिया और ये फैसला लिया गया। ठीक है, यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने खड़ा किया था, यानी वो मानते थे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है ये किसकी देन है, मुसलमानों की। ठीक है, अब देखिए पांचवा, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अगला देखिए, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीनों पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई। एक तरह से उनका अधिकार परमानेंट किया गया। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। देखिए, तो यहाँ तक हमने एक तरह से 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और ये मानचित्र जो दिखाया गया है इसमें 1857 की क्रांति के जो कुछ प्रमुख केंद्र हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, विद्रोह के प्रमुख केंद्र, यानी जो लाल निशान जो हमको दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह है ना, ये हैं जहाँ पर मुख्य रूप से एक तरह से क्रांति की ज्वाला भड़की है ना, और ये जो ब्लैक वाले हैं ये हैं विद्रोह के अन्य केंद्र। तो देखेंगे हम मानचित्र में, ये देखिए, ये सियालकोट है, लाहौर है, फिरोजपुर है, फिल्लौर है, जालंधर है, सहारनपुर है, रोहतक है ना, और दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, ये थे मुख्य केंद्र। बाकी ये कौन थे, अन्य केंद्र। ठीक है, तो हमने एक तरह से 1857 की क्रांति को हमने यहाँ पर समझा है ना, उसके क्या परिणाम रहे ये भी हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं, खुर्दा संग्राम एक कैश स्टडी, यानी एक संग्राम हुआ था, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। किसे, 1857 की घटना से बहुत पहले, यानी जब हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई उससे पहले उसी प्रकार की घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निवृत्त हो गया था। यानी 1857 की क्रांति से पहले 1857 में ऐसा विद्रोह हो चुका था, है ना। देखिए, खुर्दा जो उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। यह क्या है, खुर्दा, ये भुवनेश्वर के पास में है। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांवों में सम्मिलित थे। ठीक है, किसमें खुर्दा में छोटा सा राज्य था, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा। यानी इसने जब ये मराठाओं के दबाव में आ गया तो ये इन्होंने किसको सौंप दिया, मराठाओं को। ठीक है, उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अपने पिता की इस दुर्दशा से वो क्या थे, विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। यानी जो उनके पुत्र थे, एक तरह से उन्होंने अपने जो खोए हुए जो क्षेत्र था, एक तरह से मराठों के जो अधिकार में चला गया था, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, और जो जगन्नाथ का जो मंदिर है उड़ीसा में है, कहाँ पर है, पुरी में,
एक स्थान है भुवनेश्वर के पास में पुरी, वहाँ पर हमारे भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है उसकी देखरेख का जिम्मा इन्हें था और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित हटना पड़ा तथा अंग्रेज़ों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। ठीक है, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ है जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का एकमात्र दंश मात्र था। अंग्रेज़ों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनकी निवास पुरी में निश्चित कर दिया कि आप पुरी में ही रहोगे और वहीं पर जगन्नाथ मंदिर की देखरेख करोगे। ठीक है, इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन नीतियों के कारण और उड़ीसा में क्या हुआ, एक सशस्त्र क्रांति हुई है तीसरे से वहाँ पर 1857 क्रांति के जैसी। ठीक है, खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1857 के बीच खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर जाने लगे। ठीक है, फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, यानी उस समय भी इस तरह से लगान और कर में कोई छूट नहीं दी गई। जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। बकायेदारों की ज़मीनों को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों पर या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच देते थे, यानी एक तरह से ज़मीन को हत्या लेते थे। खुर्दा के विस्थापित राजा वंशानुगत सेना नायक जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने पैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्षों के साथ साथ जो तकलीफ़ें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे थी, देखिए, अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया गया। इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि की गई, नमक की आपूर्ति में कमी जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, है ना, नमक मिलना कठिन हो गया था, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए। और देखिए, घय में स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, कठिन कर दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने भी भयावह आकार धारण कर लिया, विकट रूप धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। यानी एक तरह से ये 1857 की क्रांति का इसको आप पूर्वगामी मान सकते हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें कुछ देख शेषा है। उत्साह से भरपूर जमींदार रैयत पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान की शुरुआत किया गया, यानी अंग्रेजों के लिए कोई भी कर नहीं देना है। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हज़ार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया, यानी पुरी जो थी उसको कब्जे में ले लिया। मुकुंद द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जिस तरह
बहादुर शाह जफर को 1857 क्रांति में राजा घोषित किया गया। उसी तरह यहाँ पर भी जगबंधु मुकुंद जो देव है उसको क्या किया गया, राजा घोषित किया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन दिया। पाइक यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी की तरह विद्रोही, ठीक है। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। कटक जगह है मुनीसर के पास में, वहाँ पर उनको जेल में डाल दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिंडर को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी, जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों को लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1857 तक खुर्दा के संग्राम को लगाओ काबू में कर लिया। एक तरह से उस जो जन विद्रोह हुआ था उसको एक तरह से दबा दिया गया, ठीक है। परंतु खुर्दा के बाहर भारी क्षेत्रों में जगबंधु कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों ने उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्याय की व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया। बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जानिए दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया, ठीक है। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशक्त संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर कर आंकना होगा, यानी ये एक तरह से जन विद्रोह इसको कहना होगा, ठीक है। अन्यत्र में देखिए, अन्यत्र में और थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, ठीक है, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। यानी एक तरह से चीन में भी उस समय एक विद्रोह हुआ, ठीक है। तो आज का हमारा यह अध्याय एक तरह से पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।